Now I may request Professor Yogesh Singh ji, he is a great speaker and educationist too, to rightly address the audience. Professor Yogesh ji. Good afternoon, namaste. आदरणीय प्रोफेसर के.एल. जौहर, फॉर्मर वाइस चांसलर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, प्रोफेसर महेश वर्मा, वाइस चांसलर आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, वाइस चांसलर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, श्री दिवाकर घोष फ्रॉम रूपा पब्लिकेशंस, श्री किरणजीत सिंह जी फ्रॉम सहारनपुर, प्रोफेसर जगमोहन सिंह फ्रॉम लुधियाना। जौहर साहब ने तो सब कुछ ना बिना देखे बोल दिया, आंख बंद करके। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो देख के बोलना पड़ता है। एंड यू नो वी हैव प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, फॉर्मर वाइस चांसलर बंसीलाल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एच.एल. वर्मा, वाइस चांसलर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक, प्रोफेसर एन.सी. वाधवा, वाइस चांसलर मानव रचना यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शक्ति कुमार, वाइस चांसलर ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, वाइस चांसलर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, विक्रम जौहर, विवेक जौहर. There are a good number of distinguished educationists and academicians here, and distinguished educationists from Ishwar Devi Charitable Trust, Dr. Virendra Gandhi, Professor Shailesh Kapoor, Shri Anil Buddhiraja, Dr. M.C. Sharma, Madam Uma Tuli, other respected members from Jauhar Sir family, Professor Payal Mago, Director, Campus of Open Learning, Professor Rupam Kapoor, Professor Pankaj Arora, Professor Ratnabali, Professor Hanit Gandhi, Professor Rajesh, Dr. Nitin Malik, अब बहुत सारे हैं तो छूटेंगे ही कुछ ना कुछ, तो प्रोफेसर अनिल राय तो माफ़ करेंगे मुझे. Other respected educationists, principals of different colleges, deans of faculties, University of Delhi, head and directors of the departments, invited guests, officers of University of Delhi, and students who are present here, good afternoon to all of you. Today is the great day. Professor Jauhar has written two books, two books, India's Greatest Reformers, 51 Extraordinary Stories from Rupa Publications, and 3 Stellar Revolutionaries who rattled British India. Dr. K.L. Jauhar is Dr. K.L. Jauhar, 88 years of age. He started his journey from rickshaw puller to vice chancellor. Such an inspiring story, such a motivational story for all of us, that anything is possible with hard work. From rickshaw puller to vice chancellor, affectionate and outstanding academic leader. If I have to identify, find 3 words for Dr. Jauhar, then the words are fighter, writer, and a leader. Fighter, writer, and a leader. उन्होंने बताया कि ठीक से देख नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं ठीक से, लेकिन जो ब्रेन है ना इनका, वो शायद हम में से बहुत सारे लोगों से बहुत फास्ट है. मेमोरी देखिए ना, आंख बंद करके इतना सारा बोल दिया, आंख खोल कर बोलते तो कितना बोलते. मेमोरी गजब. तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ बातें याद आ रही थी जब उन्होंने कहा कि मैं एक किताब और लिखूंगा अभी, और मेरे मित्र शक्ति जी ने इनको कहा कि लिखो. तो बहुत बड़ी बात है कि लिखेंगे भी और उनके यहाँ कार्यक्रम भी होगा. वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे ध्यान आई इस बात पे कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं.
जौहर सर शरीर से परेशान हैं परंतु उत्साह से भरे हैं, एक्टिव हैं, जिंदगी के हर संघर्ष को जिया है। न जाने कितने लोगों के जीवन को छुआ है इन्होंने। आपने कोई दूसरा डॉक्टर के.एल. जौहर जैसे देखा है? मैंने तो नहीं देखा। बहुत अलग। और जो संघर्ष करते हैं ये और उसमें से कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे अर्जुन सिसोदिया की कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जौहर साहब को हम बहुत सालों से सब जानते हैं कि ना तो उन्होंने प्रण तोड़ा है, ना कभी रण को छोड़ा है। तो ऐसे हैं जौहर साहब। बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत लोगों ने इनसे सीखा है। और जैसा उन्होंने बताया, सही बात भी है कि 13 जून 2023 को इसी हॉल के अंदर 13 जून, और आज हम अभी मई में हैं, तो अभी 1 साल हुआ नहीं। 13 जून को जौहर साहब ने एक पुस्तक उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी का रिलीज फंक्शन भी इसी हॉल में हुआ था। 8 महीने में 2 किताबें और लिख दी। बहुत बड़ी बात है। पर मेरे मन में आ रहा था कि ऐसी किताबें लिखने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है कि जौहर साहब लिखे जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? क्या बिना कारण से लिख रहे हैं? ये एक जो बात है इन दोनों किताबों के बारे में। अभी पहली बुक जब इन्होंने लिखी है जो इंडियाज ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स 51 एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज। इन्होंने बहुत सारे लोग सेलेक्ट किए, 51 लोग सेलेक्ट किए। इनको जो ज्यादा अच्छे लगते होंगे वो सेलेक्ट किए होंगे, जिनसे ये इंस्पायर हुए होंगे उनको सेलेक्ट किया होगा। कहां से शुरू किया? डॉक्टर अंबेडकर से शुरू हुए और विनोबा भावे तक गए। तो अंबेडकर से विनोबा भावे और बीच में महात्मा गांधी, विवेकानंद, ताराभाई शिंदे, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने लिखे जिनके जीवन के बारे में लिखा। मैं सोचने लगा कि इसकी जरूरत क्या है। अगर आप सर्वे कराएं अपने कॉलेज में, सर्वे कराया जाए स्कूल्स में बच्चों के बीच में कि ये 51 लोगों के नाम हैं, क्या आप इनको जानते हैं? और अगर आप पासिंग परसेंटेज 40% कर दीजिए तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत सारे टीचर भी फेल हो जाएंगे, बहुत सारे हम लोग भी फेल हो जाएंगे। हम नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत लोगों को जानते नहीं, क्योंकि देश में प्रयास हुआ ही नहीं जानने का। तो जानेंगे जब नहीं तो हम इस आजादी का मूल्य कैसे समझेंगे? देश बदलना है, इसका मूल्य कैसे समझेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से इस तरह की किताबों की बहुत आवश्यकता है। केवल लिखना नहीं, पढ़ने की भी उतनी आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्योंकि भारत में क्या है, एक था स्लेव इंडिया, दूसरा हुआ फ्री इंडिया, और तीसरा आज बन रहा है न्यू इंडिया। स्लेव इंडिया, फ्री इंडिया एंड न्यू इंडिया। तीनों को सोशल रिफॉर्मर्स चाहिए। स्लेव इंडिया को चाहिए थे बहुत सारे क्रांतिकारी भी चाहिए थे, रिवॉल्यूशनरीज चाहिए थे, सब चाहिए थे। लेकिन उनसे सीखकर अपने जीवन में यदि हम राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं ला पाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी कमी है। आज आजादी के बाद हुआ क्या, अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए। तो उसमें शिक्षा का एक बड़ा रोल है। पर शिक्षा के लिए ऐसे हमारे पास में इंस्पिरेशनल स्टोरीज चाहिए जो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ये करिकुलम में आने की चीजें हैं। इस कारण से ऐसी किताबों की आवश्यकता है। जौहर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर करते रहिए। आपने शुरुआत की डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से। हम सोचें कि बी.आर. अंबेडकर को हम कैसे जानते हैं। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना, उससे पहले मैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इतना ही जानता था कि एक भारत रत्न है, चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और जौहर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि 1920s के मोस्ट क्वालिफाइड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था, मोस्ट क्वालिफाइड मैन ऑफ इंडिया। और ज्यादा से ज्यादा कोई जानता था, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता था तो ये जानता था कि वो फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में ही वॉज लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर फ्रॉम 1947 to 1951। लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं
नई नई चीजें पता लगती हैं, नई नई वो पढ़ेंगे कैसे, किताबें होंगी तो पढ़ेंगे वहां से। और आप देखिए 1920 से 1935 तक का जो काल है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को प्रोफेसर जौहर ने, डॉक्टर जौहर ने सेलेक्ट किया है अपने इसके अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1920 से, भारत में मैक्सिमम चेंजेस विचार की दृष्टि से, एक्शन की दृष्टि से हुए। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, जो कि 37 में लागू हुआ और बाद में देश उससे चला, बहुत साल तक चला। उस समय मैंने अभी पिछले दिनों भी इस पे बात की थी, एक बात आई और उस समय ये प्रश्न था देश के सामने कि इज सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी इन आवर कंट्री, इज सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी इन आवर कंट्री। ये एक डिबेट थी। आर द मुस्लिम अलोन अपोज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? Most of the Muslims were opposing the existence of the central government because they were feeling that Hindu majority central government will be a threat to, Hindu majority central government will be a threat to Muslim majority provincial governments. So they were not in the favor of a strong central government or a central government at all. What about Hindus? Hindus were silent about it. Even Congress party, they were discussing few aspects of it, but if I say practically, they were also silent about this subject. Because in India, in ancient India also, we were not having a central government. तो उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता ही क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की? उस समय अंबेडकर ने आर्टिकल लिखा, हर जगह कहा कि भारत यूनाइट रखना है, आगे बढ़ाना है, तो देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। There should be a strong central government to run this country. नहीं तो ये चलेगा ही नहीं है देश ऐसे। आखिर चाणक्य, आपको ध्यान होगा 300 BC में कैसे भाग रहे थे सिकंदर, अलेक्जेंडर जब आना था लोगों को इकट्ठे करते हुए। न जाने भारत में 800 साल की गुलामी के कितने सारे कारण हैं कि एक सेंट्रल व्यवस्था थी नहीं देश के अंदर। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस समय उन्होंने बात शुरू करी। बट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस and when we were in the process of making the constitution, this question was over. This question was over. Everyone was for the central government. There should be a central government. Partition हो गया था तो वो हिस्सा दूर हो गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहता था। तो जो चुप थे वो भी बोल गए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। But then the second question came again. How would we form the central government? अंबेडकर की जब बात करते हैं, how would we form the central government? बहुत सारे लोग उस समय, गांधी के स्वराज की बात थी, ग्राम आधारित लोकतंत्र की बात थी कि फर्स्ट वी शुड इलेक्ट पंचायत, और पंचायत से इनडायरेक्ट इलेक्शन में प्रोविंशियल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाए। डॉक्टर अंबेडकर एंड बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। दे वांटेड ए स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव सेंट्रल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने सबको समझाया, इसमें बहुत डिबेट्स हैं, सबको समझाया कि नहीं, इस पे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स की मजबूरी थी कि इस बारे में नहीं कह सकते थे क्योंकि ग्राम आधारित व्यवस्था की बात थी। लेकिन ये तो सच है ना कि भारत को सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत चाहिए थी इसको चलाने के लिए। इसमें बहुत बड़ा योगदान अंबेडकर का है। तो ये शुरुआत जब अंबेडकर से करते हैं सर, कितनी बड़ी बात है। और 1925 और 26 की जब बात सर ने करी, उस समय अंबेडकर ने फ्री इकोनॉमी की बात की थी। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने 1990 में इंप्लीमेंट किया लाके उसको। फ्री इकोनॉमी की बात उस समय, जबकि समाजवाद था, सब कुछ था। तो ही वॉज ए डिफरेंट पर्सन, वेरी डिफरेंट पर्सन। एंड ही सेड, स्टेटमेंट है उनका, व्हेन प्राइवेट एंटरप्राइज इज पॉसिबल एंड नेशनल अंडरटेकिंग्स आर नॉट नेसेसरी एसेंशियल, प्राइवेट एंटरप्राइज विल बी अलाउड। तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर अंबेडकर पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद बहुत अच्छा हो गया होता, शायद बहुत सी चीज बदल गई होती। यानी मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, इन लोगों को जब हम बार बार पढ़ेंगे तो नए तरीके से देखने का मौका मिलता है। इस कारण से ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। और इन्होंने खत्म किया लास्ट में विनोबा भावे से खत्म किया। सर ने उनकी बात भी करी। जब विनोबा भावे की बात करते हैं तो भूदान की बात करते हैं। विनोबा भावे को भूदान के लिए जाना जाता है कि राजाओं से तो उनके राज्य लिए,
अब लोगों से उसकी जमीन ले लेना क्या छोटी बात है क्या? आज तो गांव गांव में लड़ाई हो जाती है, मेड़ के ऊपर लड़ाई हो जाती है। विनोबा भावे ने 1951 में यह आंदोलन शुरू किया, 18 ईयर्स चला, और विनोबा भावे कवर्ड 48,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया, और कितनी जमीन इकट्ठी करी और दान और लोगों को दी? 45 लाख एकड़। 45 लाख एकड़ जौहर साहब ने लिखा है उस समय, 45 लाख एकड़ लैंड दान की। लोगों ने उनको कितना भरोसा करते होंगे विनोबा भावे के ऊपर लोग। और 48,000 किलोमीटर वो देश में चले, एक एकड़ कोई किसी को नहीं देता, 48 लाख। और मैं आज एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि मेरे नाना ने 100 बीघा जमीन उस समय दान की थी उनको। मैंने कहा, क्योंकि भूदान की बात कभी हुई नहीं, ये बुलंदशहर जिला होता था, सिकंदराबाद के पास में जमीन थी हमारी काफ़ी, उसमें से 100 बीघा जमीन उस समय भूदान में उन्होंने, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। उस समय वो एमएलए थे 1951 में से, पहली फर्स्ट असेंबली के, तब उन्होंने वो विनोबा भावे के कहने से उन्होंने भी दान की थी। खैर ये तो पर्सनल बात थी। तो विनोबा भावे को पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, 1958 में भारत रत्न मिला। तो ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से और विनोबा भावे तक की पूरी जर्नी है, और उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो जौहर सर ने सेलेक्ट किए हैं, हमको इंस्पायर करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि हम और पढ़ें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें नहीं थे, आने चाहिए थे, पर वो 51 उन्होंने सोचे थे ना, तो 51 की लिस्ट में नहीं आए, पर बहुत सारे और भी लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि आगे अब 100 की नंबर उन्होंने किया है, तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात जो कि 3 स्टेलर रिवोल्यूशनरीज हु रेटल्ड ब्रिटिश इंडिया, सर ने ठीक कहा कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह तीनों थे, बंगाल, यूपी और पंजाब के। तीनों का अपना अपना योगदान है। भगत सिंह का अपना, बाघा जतिन का अपना, राम प्रसाद बिस्मिल का अपना। सर को बिस्मिल का नाम आते ही ध्यान आया, और हम सबको आता है कि बिस्मिल मीन्स सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। पर ना ये तो बहुत इंस्पायरिंग है ही, पर बिस्मिल आगे एक और बहुत अच्छा लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। नौजवानों नौजवानों, जो तबीयत में तुम्हारी खटके, जो तबीयत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके। तो मैंने कहा शुरू में कि वो किताब क्यों लिखी, ये याद करने का, याद रखने का एक प्रयास किया जौहर साहब ने। बहुत बड़ा काम है कि आने वाली पीढ़ी को ऑर्गेनाइज वे में, बुक की फॉर्म में वो जानकारी दी जो याद उनको रखने के काम आएगी, उनको अमर बनाने में एक छोटा योगदान होगा, और बहुत सारे लोगों को ये इंस्पायर करेगा। क्योंकि याद रखना, अक्षर कभी क्षर नहीं होते। अक्षर में, क्षर में, प्रोफेसर राय हिंदी के बेटे हैं अक्षर शब्द ही ऐसा है कि जिसको क्षर न किया जा सके, जिसको मारा न जा सके। ये बुक्स हमारी प्रेरणा का कारण बनेंगी, बदलते भारत में देश प्रेम और कल्याण का मार्ग दिखाएंगी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपनी चिंता करने वाले जो बढ़े हुए, अब हमें देश की चिंता करने की आवश्यकता है। और आज सुबह हमारे यहाँ विकसित भारत का रन हुआ, और विकसित भारत अगर होगा, भारत विकसित होगा, तो हमारी चैलेंजेस और चुनौतियाँ बहुत अलग होंगी। उसके लिए हमें अगर लोग तैयार करने हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आज़ादी लाने के लिए कितने लोगों ने कैसी तरह की मेहनत करी, सेक्रीफाइसेस किए। ये बहुत होगा। और मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि भारत बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है संसार में। आप सब भी इलेक्शन में वोट जरूर कीजिएगा। अगर हम वोट नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल से अधिकार मिला, इसके लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया। आप सब मुझसे प्रॉमिस करेंगे? हाथ खड़े करो जरा। बहुत बढ़िया कि आप वोट कीजिएगा प्लीज़। हैं? थैंक यू वेरी मच।